की धरती कलाकारों की धरती है तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। बहुत से ऐसे बेहतरीन कलाकार हैं जिन्होंने हिसार की धरती से जन्म लिया और बाद में अपने क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया। आज ऐसे ही एक बेहतरीन कलाकार से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं। वो जितने बेहतरीन कलाकार हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। जी हाँ, काफ़ी सालों से वो थिएटर जगत में एक्टिव रहे हैं। न सिर्फ एक्टिव रहे हैं बल्कि उन्होंने एक अलग मुकाम बनाया है और उनकी छत्र छाया में बहुत सारे नए कलाकार हैं जो अपने अभिनय कौशल को निखार रहे हैं। रंगमंच के साथ साथ बॉलीवुड जगत में भी वो अपने अभिनय की एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। चाहे हम बात करें दंगल की, या फिर बात करें द ब्लैक ट्रूथ यानी कि काला सच, या फिर बात करें 16 दुनिया 8, और अभी उनका एक नया सीरियल आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिसार के जाने माने एक्टर लोकेश मोहन खट्टर जी की। आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मिलवाने वाले हैं लोकेश मोहन खट्टर जी से और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चिराग टाइम्स पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ऊपर वाले की कृपा है। लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी सब कुछ थोड़ा सा चेंज आया है लाइफ में, तो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया? हाँ, सबकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ये एक्सपीरियंस था, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। आपको पढ़ने का अवसर मिला घर में बैठ के। परिवार के साथ जो समय हम लोग नहीं दे पा रहे थे वो समय हमने परिवार को भी दिया। और इसी तरह से जो हमारी व्यस्तताएं थी, जब भी कोई काम होता था या किसी तरह की कोई बात होती थी तो सीधे सीधे एक ही बात होती थी, नहीं यार शाम को तो रिहर्सल है, सुबह मुझे कोर्ट जाना है। तो इस तरह की कई चीज़ें रहती थी। तो इन दिनों वो सारी चीज़ें दरकिनार करके इंसान अपने परिवार के साथ उसने मस्ती भी की और अच्छा जो टाइम है वो स्पेंड किया। बहुत से लोगों ने घर में योगा किया, बहुत से लोगों ने घर में बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी, अच्छे अच्छे जो साहित्यकार हैं उनको पढ़ा, बहुत से कवियों को सुना। तो हर तरह का जो है यूट्यूब है और दूसरे माध्यम है, तो उस पर बहुत कुछ लोग नया सीखते रहे, सुनते रहे। और यही है कि अगर हम साहित्यकारों से जुड़े रहते हैं, हम अच्छे अच्छे कवि लोगों से जुड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं। तो वो सब हमारे जो कलाकार साथी हैं या और दूसरे लोग हैं, अपने अपने ढंग से सभी ने एक अच्छा समय जो है व्यतीत किया है। बस ये कोरोना काल में जो दुखद हुआ है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो परमात्मा के यहाँ चले गए, उनके लिए बहुत दुख होता है। उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, कोई माँ बाप को छोड़ गया और किसी को माँ बाप छोड़ गए, तो बहुत दुखद है। जी बिल्कुल, ये तो इसकी तो क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते। खैर, ये तो एक विडंबना है कि जो हमें इसी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, बस ऊपर वाले की रज़ा में राज़ी रहना पड़ेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो कोशिशें समाज ने की, सरकार ने की, या व्यक्तिगत तौर पे जो सब लोगों ने की, जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, सब ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा, समाज सेवी संस्थाएं हैं, कुछ समाचार पत्र हैं, तो सब ने अपनी अपनी जगह अपना एक अच्छा जो सहयोग था, योगदान था, इस कोरोना काल में दिया है। और बस बाकी यही है कि परमात्मा उन सबको अपने चरणों में स्थान दे जो उनके पास चले गए, और बाकी परिवार को जो है बहुत दुख सहने की जो है वो शक्ति दें। जी, थोड़ा सा चेंज करते हैं माहौल को। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपके नए सीरियल के लिए। हाँ, ये मुझे मैरी कॉम बनना है। ये अपने अशोक त्यागी जी हैं, उन्होंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं। उनके जो पिताश्री हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, तो डिटेल मैंने फेसबुक पे भी डाल दी थी। तो एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, बहुत जेंटल हैं, बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। तो मैं मुंबई गया हुआ था, वहाँ स्लम के बच्चों को एक्टिंग वगैरह के लिए एक वर्कशॉप देने के लिए 20 दिन के, क्योंकि साल में 2 बार मैं मुंबई स्लम बच्चों को वर्कशॉप देने जाता हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास ना पैसा तो है नहीं, और वहाँ वो उस बॉलीवुड के गढ़ में रह के भी इस चीज़ से अछूते रह जाते हैं। तो उनका यही था कि आप लोग आप आइए और यहाँ हमें इस तरह की कोई वो दीजिए, ताकि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इस कला को हम जी सकें।
तो उसी तरह से मैं 2 साल पहले वहाँ गया हुआ था। तो अशोक त्यागी जी हैं, उन्हें वहाँ मैंने आमंत्रित किया था एज स्पेशल गेस्ट। उन्होंने प्रोग्राम देखा और नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया, कहता यार मुझे बहुत अच्छा लगा और कब तक हो यहाँ। मैंने कहा मैं 2-3 दिन और हूँ, फिर मैं हिसार चला जाऊँगा। तो वो कहने लगे कि मेरा एक सीरियल चल रहा है, उसमें 1-2 दिन का काम है, आप करो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट डे मेरा वहाँ शूटिंग शेड्यूल हो गया, वहाँ गया और मैंने वहाँ शूट किया। और उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कौन सा सीरियल है या एक वेब सीरीज़ है या फिल्म है। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, बस आप करो। तो किया। अब ये 2 साल के बाद एकदम से जब रिलीजिंग आई तो अशोक जी का फ़ोन आया, तो कहने लगे मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, आप देखो। मैंने देखा, मैं कहा यार गुड यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने कहा बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं इस तरह से। तो फिर वो कहने लगे ये सैटरडे संडे आपका इसके अंदर 2 एपिसोड हैं आपके, तो आप इसको ज़रूर देखना। तो मैं कहा मैं ज़रूर देखूँगा। तो सैटरडे वाला तो मैं नहीं देख पाया, संडे वाला फिर मैंने देखा। फिर मैंने उनको फ़ोन किया और बहुत बहुत थैंक्स भी कहा उन्हें। और जो लीड रोल में है उनका बेटा है और वो बहुत नेचुरल कर रहा था, तो मैंने उसके बारे में भी कहा कि भाई एक बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी तरह से बस वो कहने लगे बस अब आप जुड़ जाओ और हम लोग साथ में काम करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं अशोक त्यागी जी, और उन्होंने कहा है कि हम जुड़े रहें और हम काम करेंगे। तो परमात्मा ने चाहा तो और काम हम साथ में करेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अशोक त्यागी जी वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने यशपाल शर्मा जी का नीली छतरी वाले सीरियल डायरेक्ट किया था। उसके अलावा चिड़ियाघर वो काफ़ी एपिसोड्स डायरेक्ट कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कमाल के इंसान हैं। तो अभी हम इस सीरियल के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरीके से लोकेश मोहन खट्टर जी की लाइफ में अभिनय कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई आपकी? जैसे हर विद्यार्थी के साथ, हर स्टूडेंट के साथ एक एज होती है, टीनेज जो है उससे निकलता है हर बच्चा। तो वो समय था जब मैं स्कूल कॉलेज में, स्कूलिंग से ही मैंने कुछ, क्योंकि मेरा साहित्य में ज़्यादा रुचि थी, तो मैंने स्कूलिंग से ही, मैं 9th-10th में था तब से मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। तो मेरी 100-150 कविताएं हैं और मैं नावल बहुत पढ़ता था। तो मेरी एक मित्र थी वो बेला गोयल करके, तो वो कहने लगे कि ये अच्छा है आप लोग पढ़ते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे राइटर्स की बुक्स देती हूँ, उसे पढ़ो, वो आपको एक नया रास्ता मिलेगा। तो उन्होंने मेरी शुरुआत जो है शरद चंद्र जी से करवाई। तो शरद चंद्र की जितना भी साहित्य था उनके पास जो लाइब्रेरी में रखा होता, वो सारा मैंने पढ़ा। 2 किताबें ले आता और फिर मैं उसको पढ़ के वापस दे आता। फिर मुंशी प्रेमचंद और फिर जो भी मतलब मुझे उन्होंने दिया, मैंने वो सब पढ़ा। रुचि थी तो इसलिए पढ़ा गया मुझसे, और मैंने उसको पढ़ने के बाद में पता नहीं अंदर से एक वो चीज़ें निकली। मैंने कहानी लिखनी शुरू की, मैंने कहानियाँ लिखी, 2 नावल लिखे। मैंने आज तक कभी पब्लिश नहीं करवाई हैं वो चीज़ें। इवन 150 कविताएं हैं, 150 से ज़्यादा हैं, और 2 नावल हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। इसके अलावा मैंने 4-5 नाटक लिखे हैं और वो 1-2 हो भी चुके हैं, परफॉर्म भी हो चुके हैं, लेकिन उसको भी मैंने आज तक पब्लिश नहीं करवाया। लोग कहते हैं कि उसे पब्लिश करवाओ, तो देखते हैं, कोशिश रहेगी। लेकिन ये था कि चलो जो उस समय समाज से जो लिया, जो साहित्य से लिया, ऐसा लगता है कि उसका कोई यूज़ होना चाहिए। हम हर साहित्यकार, हम इतने बड़े साहित्यकार तो हम अपने आप को नहीं कह पाते हैं, हम तो एक सीख रहे हैं अभी। और बड़े बड़े साहित्यकार हैं हिसार शहर में, उनको सुनते हैं, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं। और ये सब होने के बाद में जैसे कॉलेज में एंट्री की, तो मुझे डांस का बहुत शौक़ था। तो हमने एक ग्रुप भी बनाया, तो उस ग्रुप में हम लोग डांस करते थे अलग अलग, कोई फिल्मी, कोई फोक और इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो पता नहीं अंदर से एक जो सेटिस्फैक्शन थी वो नहीं मिल रही थी। पेंटिंग भी शुरू की, हारमोनियम बजाना भी शुरू किया, सिंगिंग भी करता था मैं स्टेज पे। मैं 1984 में जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैंने कॉलेज कलर लिया कव्वाली में, और ग्रुप सॉन्ग में लिया कॉलेज कलर। ऐसे जो
सोलो परफॉर्मेंसेस होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया, स्किट में पार्टिसिपेट, बहुत सारी चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करता था। साथ में काव्य गोष्ठियों में जाना, कवि सम्मेलनों में जाना, और जो पोएटिक रेसिटेशन जो कॉलेज की तरफ से कंपटीशन होते थे उसमें जाना, डेक्लामेशन, डिबेट्स में जाना। तो ये सारे क्रिएटिव राइटिंग में भी मैंने प्राइजेस लिए। तो इस तरह से वो चलते चलते, लेकिन एक मन में था कि सेटिस्फैक्शन, मज़ा नहीं आ रहा। टी के आसपास की बात है, मैं एक, तो वहाँ मुझे एक नाटक में मेन किरदार जो है वो करने का मौका मिला। वो तू नाटक था और बीच में छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो मेरा तैयार, कई बार चीज़ हो जाते हैं कि वो रोल दे दिया, बोला नहीं आप कोई और कर लो, ये इसको दे दो। तो इस तरह से मैंने छोड़ दिया वो प्ले। तो नेक्स्ट ईयर फिर मैंने डीएन कॉलेज में इस तरह से, फिर यहाँ राजीव मनचंदा जी थे, अभिषेक नाट्य मंच था उस समय, और राजीव मनचंदा जी एनएसडी पास आउट थे, वो यहाँ नाटक करवा रहे थे, तो उनके साथ जुड़ गया। तो ऐसे ही 1980 में, तो जब मैंने नाटकों में प्रवेश लेना शुरू किया, जब मैंने नाटक करने शुरू किए, तो मुझे लगा कि मेरे को मेरी ज़रूरत का सामान मिल गया, मेरी जो सेटिस्फेक्शन हो सकती है वो यहाँ हो सकती है। तो बाकी सारी आर्ट्स जो हैं, चाहे वो ड्राइंग थी, सिंगिंग थी, म्यूज़िक था या डांस था, वो सब कुछ एक साइड में रह गई, और मैं लेखन पे और अभिनय में वहाँ से शुरू हुआ 1980 से। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद को ढूंढ रहे थे अलग अलग कलाओं में कि कहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। बिल्कुल। चाहे वो सिंगिंग है, चाहे राइटिंग है, चाहे साहित्य है या अभिनय जगत है, हर जगह। बिल्कुल। असल में जितने भी टीनेजर हैं या जो स्टूडेंट अभी कॉलेज में गए हैं या स्कूलिंग, उनके माइंड में एक चीज़ चलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें कहीं मज़ा नहीं आ रहा है, कई लोग आर्ट की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। किसी को दिमाग में ये है कि मुझे पैसा कमाना है, किसी के दिमाग में मुझे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अभी उसे खुद पता नहीं है कि वो उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है। तो ये जो उनके विचार है ना, विवरिंग माइंड जो जिस तरह से रहते हैं, ये एज ऐसी होती है, इसमें इंसान जो है विवरिंग माइंड होता है, बिल्कुल उसका माइंड जो है एक स्टेबल हो ही नहीं पाता। वो सोचता है मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी सब चीज़ें मुझे मिल जाएं, लेकिन उसके लिए वो उतने एफर्ट्स नहीं करता कि वो सारे एफर्ट्स करके उन चीज़ों को पा सके। लेकिन परमात्मा ने मुझे शक्ति दी, और उस समय मुझे टाइम से वो रास्ता मिल गया कि मुझे रंगमंच करना है। यानी कि कहीं ना कहीं जब कॉलेज टाइम की जो लाइफ होती है, स्कूल लाइफ होती है, उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक भटकाव रहता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल से जो आवाज़ आती है कभी ना कभी एक मौका आने पर फिर आपको समझ में आना। हाँ, बहुत सारे लोग उसको समझने में देरी कर देते हैं। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि परमात्मा ने कोई ऐसी ताकत दी थी कि मैं समय से समझ गया। बहुत सारे लोग बहुत देर से समझते हैं कि मुझे ये करना था। तो मैं ये चाहूँगा कि हर विद्यार्थी, हर कलाकार या हर स्टूडेंट, वो जिस रास्ते पे जाना चाहता है वो उस रास्ते को पहले ही तलाश कर ले, वो सोच ले मुझे करना क्या है। और मैं तो पेरेंट्स से भी ये कहूँगा कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो, पढ़ ले। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की लेकिन देश का नाम रोशन किया, है ना। हाँ, तो ऐसे क्रिकेटर भी हैं, ऐसे बास्केटबॉल और फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, हॉकी प्लेयर्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, एक्टिंग उसमें भी हैं। लेकिन सिर्फ यही कह देना कि पढ़ो, हाँ पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन इतना प्रेशर भी ना हो कि उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए जी। उस इंटरेस्ट को ख़त्म नहीं होने देना। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पढ़ाई हम ये कह सकते हैं कि खुद का ज्ञान सामाजिक तौर पर बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि किसी न किसी से कम्युनिकेशन अगर हमें करना पड़े तो वहाँ पर हमें कोई गैप नहीं आए। लेकिन आजकल जो एक कंपटीशन ऐसा आ गया है जहाँ पे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए या फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए, लोग उसकी दौड़ में ज़्यादा भागते हैं। बिल्कुल नहीं, आप ये देखिए ना कि अभी पिछले जो कुछ साल गए हैं उसमें पेरेंट्स का क्या नज़रिया था। हर बच्चे को ये कहा जा रहा था नॉन मेडिकल करना है, इंजीनियर बनना है।
आज जितने भी इंजीनियर निकल चुके हैं, आप उनकी हालत पूछो, 8,000 से 10,000 12,000 रुपये पे नौकरी कर रहे हैं मन मार के। क्या वो ये सोच के उन्होंने इंजीनियरिंग की थी? क्या पेरेंट्स ने ये सोच के उनको इंजीनियरिंग करने के लिए प्रेरित किया था या प्रेशर डाला था? नहीं। वास्तव में ये सब ना जो भटकाव का कारण है, बच्चा खुद सेटल नहीं कर पाया, बच्चा अपना माइंड प्रिपेयर नहीं कर पाया। उसको आज तो और भी ज़्यादा बिजी हो गया बच्चा, कभी मोबाइल फ़ोन में या व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और पता नहीं क्या क्या उन चीज़ों में उलझ गया है कि वो अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। लेकिन एक टाइम था जब वो सोच पाते थे, तब भी नहीं सोचते थे। तो ये एक उनके लिए नेगेटिव था। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे जो हैं अपने बारे में सोचें, पहले छोड़ दें दुनिया के बारे में। पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करें कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मैं ये करूँगा, हाँ मैं बीए कर लूँगा, मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाऊँगा, लेकिन मुझे मेरी फील्ड में करने दो। ये नहीं कि मुझे साइंस ही लेना है, मुझे नॉन मेडिकल ही लेना है, या मुझे आर्ट्स ही लेना है, या मुझे सीए बनना है, या ये चीज़ें ना हो तभी कोई बच्चा अपने आप को उस लेवल तक ले जा पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी लाइफ पर दोबारा लौट कर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। अभिनय जगत की आपकी शुरुआत हो चुकी थी, थिएटर की दुनिया में आप एंटर कर चुके थे जी। तो बहुत सारे प्लेज आपने किए, वहाँ राजीव मनचंदा जी का आपने नाम लिया। उस टाइम अगर बात करें, आपके समकालीन एक्टर्स अगर हिसार से कौन थे? बहुत अच्छे कलाकार हमारे हिसार से हुए हैं। बस दुखद बात यह है कि जिन लोगों ने मेरे साथ या मेरे से पहले शुरू किया था रंगमंच, वो ज़्यादातर लोग, एक आध को छोड़ के सब लोग रंगमंच छोड़ गए। और बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छे एक्टर्स थे, अच्छे इंसान भी थे, सब कुछ था, लेकिन वो सब चीज़ें रह गई। अब एक शिव बांगा जी हैं हमारे, जो मेरे साथ से ही उन्होंने रंगमंच किया, और वो आज तक भी रंगमंच में भी और बॉलीवुड में भी उनका मतलब दखल है थोड़ा बहुत। जैसे मेरा दखल है, वैसे उनका भी थोड़ा बहुत दखल है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ तो छोड़ने लायक है ही नहीं। बिल्कुल। जब आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ ये ज़रूर है कि रंगमंच में पैसा नहीं है। अगर हम पैसे के लिए कर रहे हैं तो हमें रंगमंच नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अगर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, और हार्टली जो अगर आप उसको वो करते हैं, तो आपको करना चाहिए रंगमंच, और करते रहना चाहिए। और ऐसे ही साहित्यकार बहुत हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद जब तक जिंदा थे तब तक उनको कोई नहीं पूछा किसी ने, और उनके जाने के बाद वो आज जो भारत के यूँ कहो कि विच शेक्सपियर माने जाते हैं। बिल्कुल, है ना। तो ऐसा होता है। तो इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि पता नहीं आगे क्या होगा, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन हमें अपने काम की तरफ, अपनी कला की तरफ समर्पित रहना है, हमें करते रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं करता रहा। साथ में और लोग थे जो धीरे धीरे सब छोड़ गए। एक गिरीश धमीजा हैं जो डायरेक्शन में और राइटिंग में, डायलॉग राइटिंग वगैरह में मुंबई हैं आजकल। उन्होंने एक फ़िल्म के डायलॉग्स लिखे थे, ज़ख्म शायद, और ज़ख्म में उनको डायलॉग्स राइटिंग का अवार्ड मिला था। तो ऐसे उन्होंने कई फिल्में भी लिखी हैं, और वो मेरे साथ से हैं। एक वो और एक शिव बांगा, ये दो लोग। उसके बाद हमारे साथ जुड़ने वालों में थे यशपाल शर्मा, राजीव भाटिया, अपना मनोज गोयल, है ना, और राजीव राजपाल। ये लोग मुंबई हैं, ये लोग सब काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ परमात्मा इनको बहुत ऊंचाई दे, जिस तरह से ये इन्होंने मेहनत की है, इंतज़ार किया है ना। किस तरह से मुंबई में सेटल होना, मुंबई में इस फील्ड के अंदर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, रोटी के लाले पड़ जाते हैं। तो ये लोग वहाँ रुके हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। और मैं तो परमात्मा से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि इन लोगों को अच्छे रास्ते लगाए रखना और इनको काम मिलता रहे, ये लोग बहुत ऊंचाई तक जाएँ, ये लोग हमारे हिसार का नाम रोशन करें। आपके समकालीन अभिनेता थे और बहुत सारे लोग जो थे किसी न किसी कारण से थिएटर छोड़ गए, शायद कहीं ना कहीं एक वजह रही होगी पैसा। हाँ, पैसा भी एक वजह है, और जो हमारा समय था वो समय इस तरह का भी था कि बहुत अच्छा माना नहीं जाता था थिएटर करना और फिल्मों में काम करना। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मेरे फादर जो है बहुत अगेंस्ट थे मेरे थिएटर करने के लिए, तो वो हमेशा ये क्या भांड वाला काम है यार, ये मत करो यार, कुछ अच्छा काम कर लो।
तो ये एक सोच भी थी, विचार भी था। आज बहुत अच्छा है, आज पेरेंट्स खुद बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, कई बच्चे भी आते हैं जो यहाँ नाटक करते हैं या उनकी रिहर्सल्स वगैरह होती है। कोई 7 रोड से बच्चा आता है, कोई कहीं से दूर दूर से आते हैं, उनके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं उनको, और वो इतने इंटरेस्टेड रहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा कुछ करे। वो हमारा टाइम नहीं था, लेकिन आज लोगों में अवेयरनेस आई है इस कला को लेके। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात जो है थिएटर के अंदर, थिएटर आपको इससे बड़ा कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई भी साधन नहीं है, कोई भी कला इससे बड़ी नहीं है। आप ये देखिए कि एक नाटक आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक, इवन लोग 5-5 घंटे भी करते हैं, इतना लंबा नाटक होता है। 3-3, 4-4 महीने जो है उनकी रिहर्सल्स होती हैं। अच्छा, नाटक के अंदर म्यूज़िक, आपकी क्रिएटिविटी, आपको डिज़ाइन करना है मंच को, है ना, फिर उसके साथ वहाँ कोरियोग्राफी भी है, वहाँ डांस भी है, मतलब जो चीज़ें आप चाहते हैं वो सारी कलाएँ इसके अंदर हैं। आप मंच को सजाना चाहते हैं पेंटिंग और स्केच वगैरह से, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत वाइड फील्ड है, और ये पर्सनैलिटी डेवलप करने का बहुत अच्छा तरीका है। एंटरटेनिंग वे में बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप की जाए, क्योंकि यहाँ बोलना भी है, आपको कैसे बोलना है, सामने कौन आदमी है, किससे कैसे बातें कर रहे हो, ये आपको देखना है। और ये आप सीखोगे कब, ये रंगमंच सिखाता है, क्योंकि आप डायलॉग्स बोलते हो, आपको पता है कि सामने कौन बैठा है। अगर हम आम किसी व्यक्ति से बात करें, किसी स्टूडेंट से बात करें, तो उसको कहें कि चलो डीसी साहब के पास चलना है, चलो एसपी साहब के पास चलना है, चलो किसी मिनिस्टर से मिलने चलना है, या जिसका कोई रुतबा ऊंचा है हम उससे बात करने चलते हैं, तो ढंग से बात नहीं कर पाते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन अगर जिसने रंगमंच किया है 2-4 साल 5 साल, वो कहीं खड़ा होके भी स्पीच दे देगा, कहीं खड़ा होके भी कितने भी ऊंचे लेवल के ऑफिसर से एक अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से बात करेगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपशब्द नहीं बोलेगा, हमेशा शब्दों का चयन अच्छे से करेगा, क्योंकि वो रंगमंच से निकला है, और रंगमंच हमें सभ्य भी बनाता है जी। वो हमें, क्योंकि नाटक में जब हम देखते हैं, रिहर्सल्स भी होती हैं और होती हैं, कोई आदमी कुछ गलत शब्द कह रहा है तो दूसरे को चुपते हैं कि नहीं यार ये नहीं बोलना चाहिए, तो वो सीखता है कि ये शब्द बोलने से बुरा लगता है और ये शब्द बोलने से अच्छा लगता है। समाज में जीने का एक तरीका आता है। बहुत सारे पेरेंट्स ये मानते हैं, जिनका मानना ये होता है कि थिएटर कर रहे हैं तो एक्टर बनना है तभी करें, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक कोर्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड हर तरीके से, चाहे वो स्केच में हो या फिर आर्ट डिज़ाइन में हो या फिर एक्टर के तौर पर हो, हम बोलना सीखते हैं, डायलॉग डिलीवरी सीखते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर बनना है तो ही थिएटर करें। अगर आप सामान्य जीवन भी जी रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सामान्य जीवन में भी आपके थिएटर उतना ही काम आता है। बिल्कुल, सामान्य जीवन में वही सब काम आता है। थिएटर के अंदर हम बॉडी लैंग्वेज सीख जाते हैं धीरे धीरे। एक बुजुर्ग, हम क्योंकि ऑब्जर्व करना सीखते हैं, थिएटर में हमें ये बताया जाता है, जैसे मेरे पास जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, या काफ़ी एजड लोग भी आते हैं यहाँ, जो कई स्कूल्स कॉलेजेस में लेक्चरर्स लगे हुए हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं। तो सिंपल सी बात होती है कि आप लोग ऑब्जर्व करो, एक बुजुर्ग आदमी कैसे चल के आ रहा है, एक ऑफिसर आदमी की बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक भिखारी की बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक दुकानदार की बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक रेडी वाले की बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इंसान आधे से ज़्यादा तो ये समझ जाता है, सामने कोई आदमी आ रहा है तो हम उसको समझ जाते हैं कि इस लेवल का बंदा है। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दूसरी चीज़ एक और आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदा है इस फील्ड के अंदर, कि हम लोग बड़े बड़े नाटक उठाते हैं, उनके डायलॉग्स याद करते हैं। बच्चों को एक चैप्टर याद नहीं होता अपने स्कूल का, बिल्कुल 15-15 दिन तक उनको एक चैप्टर याद नहीं होता। जो टीचर धमकाता है, गुस्सा करता है, उसके ऊपर फाइन भी लगाता है, लेकिन वो याद नहीं कर पाता, कहता है यार मेरे को होता ही नहीं है, मेरी लर्निंग पावर वीक है। थिएटर एक ऐसी जगह है, यहाँ लर्निंग पावर भी बढ़ती है। देखो यहाँ एक तो कंसंट्रेशन करना सिखाया जाता है, सिखाया क्या जाता है, सीख जाता है, क्योंकि जब आपके इंटरेस्ट की चीज़ है तो आप कंसंट्रेट हो जाते हो। आप कोई नाटक देख रहे हो, आप कोई फिल्म देख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप नज़रें टिका देते हो, आपका कंसंट्रेशन। आप भूल जाते हो कि मेरे घर में अभी मम्मी जाते ही थप्पड़ मारेगी, वो भूल जाते हो, है ना।
या वाइफ झगड़ा करेगी, वो भूल जाते हो। आपको सिर्फ ये रहता है यार क्या मज़ा आ रहा है, क्या अच्छा फिल्म चल रही है, क्या अच्छा नाटक चल रहा है, कितना मज़ा आ रहा है यार, कितनी अच्छी गेम चल रही है। तो ये एक कंसंट्रेशन जो है, यही कंसंट्रेशन यहाँ थिएटर करते करते इंसान के समझ में आ जाती है, बच्चों के समझ में आ जाती है कि हाँ अच्छा ऐसे कंसंट्रेट करना है। फिर हम उनको डायलॉग्स देते हैं, वो 5 मिनट में डायलॉग्स याद करके खड़े हो जाते हैं। भाई तेरा सिलेबस का जो चैप्टर है वो याद क्यों नहीं होता? रीज़न बीइंग क्योंकि वो वहाँ इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसको बेकार लगती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ अगर हम किसी भी चीज़ को कहानी रूप में पढ़ेंगे, कहानी रूप में पढ़ेंगे तो वो जल्दी से लर्न होगा। अब हम यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं जो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं या दूसरे, उनको ये कहते हैं आप पिक्चराइज करो, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो ना उसको पिक्चराइज करो, आप अपने सामने विजुअल्स बनाओ। वो विजुअल्स बनाने से क्या है, कभी भूल नहीं सकते हम, भूल नहीं सकते, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर विजुअल्स बना के अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वो याद जल्दी से होगा और हम कभी भूलेंगे नहीं। आपको पता होगा कि बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी लर्निंग पावर इतनी थी कि एक बार पूरी किताब अगर 500 पेज की पढ़ दी तो उसके बाद उनसे एक बार ये पूछ लो कि इतने नंबर पेज पे क्या है, तो वो लोग बता देते थे। बिल्कुल, है ना? तो ये क्या है? ये कंसंट्रेशन है। ये गॉड गिफ्टेड भी होती है कईयों को, लेकिन हमें खुद अगर हमारा ध्यान चारों तरफ नहीं होगा, एक तरफ होगा, तो हम उस लेवल पे हम जा सकेंगे। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं रंगमंच से, और चलना फिरना, बोलना, हमें कैसे बोलना है, हमारी ड्रेस सेंस, हमें कौन सी ड्रेस कैसी लगेगी, हमारा कलर कम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। अगर हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होगी, तो हम ब्लैक ड्रेस डाल के जाएंगे तो हम तो मिक्स हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, हमारा फेस दिखेगा, है ना? तो कंट्रास्ट का पता होता है। बहुत सारे लोग, अभी पीछे किसी की मैरिज थी तो उसने टेंट बुक करने से पहले टेंट वाले से पूछा कि आपके टेंट का कलर कौन सा है, जो स्टेज लगाओगे उसके पीछे बैकग्राउंड कलर क्या होगा। बोला जी क्यों, क्या हो गया? बोला नहीं आप बताओ तो सही ना। तो बोला जी वाइट कलर है हमारा बैक साइड का। बोला वाइट यार, अच्छा चलो ठीक है वाइट रखो। रीजन बीइंग वो अपना जो सूट था वो वाइट रखवाने वाला था, अब उसने अपना ड्रेस चेंज करवाई कि वो कलर नहीं, या फिर वो बैकग्राउंड चेंज करवाता। तो आप देखो ये समझ उस आदमी को ही आ सकती है जिसने थिएटर किया हो, जिसने ये कंट्रास्ट और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पढ़ा हो, सीखा हो। बिल्कुल। तो ये बड़ी सारी चीज़ें जो हमें अपने आप आ जाती हैं, मतलब हमारे अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, एक समझ बढ़ाती है, एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है थिएटर। बहुत सारे न्यू जनरेशन है, बहुत सारे यंग टैलेंट है जो आपके पास आते हैं, जो कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है, या फिर 2 तरह की कैटेगरी होती है। एक तो ये कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है, दूसरे कुछ लोग सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह से प्रभावित होकर आके कहते हैं कि हमें स्टार बनना है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैक्सिमम जो यूथ आता है उसके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि मुझे फिल्म में हीरो आना है। ग्लैमर है ना, कि मैं बस वो सोते जागते एक ही चीज़ सोचता है कि फलां फिल्म के अंदर मैं आऊँगा, फलानी मेरी हीरोइन होगी और हम हाथ में हाथ डाल के गाने गा रहे होंगे। ऐसा ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत टफ है। इसके लिए मेहनत बहुत चाहिए, मेहनत के साथ स्टार चाहिए, स्टार के साथ हमें गॉडफादर चाहिए वहाँ। बिल्कुल ठीक। क्योंकि वहाँ के हालात कुछ ऐसे ही हैं कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि जाते ही आपको हीरो ले लिया जाएगा, है ना? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक्टर, मैक्सिमम लोग ऐसे आते हैं और वो क्या करते हैं, 6 महीने, साल, सवा साल, 1.5 साल यहाँ थोड़ा बहुत थिएटर करके और बॉम्बे पहुँच जाते हैं। हालात ये होते हैं कि 2 या 3 साल में 5-4 लाख रुपए परिवार का ख़राब करके वो वापस आके बैठ जाते हैं और फिर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। हिम्मत होती नहीं है क्योंकि पैसा ख़राब करके आ गए, वहाँ काम नहीं मिला, 500 से ज़्यादा ऑडिशन दे दिए मैंने, इतना काम मिल रहा है वो मैंने मना कर दिया। ऐसे भी हैं, ये छोटा काम मिल रहा था, मैंने मना कर दिया। और कई लोग छोटा काम करके वापस आ गए कि यार कोई ढंग का काम नहीं मिलता है, उससे तो अच्छा है यहाँ थिएटर कर लें। देखो हर किसी को एक पहचान चाहिए, वो उस समय उसको याद आता है कि हिसार के अंदर तुझे जानने वाले 100, 200, 500, 1000 लोग तो हैं, यहाँ तुझे कोई नहीं जान रहा है। कितनी फिल्में कर ले, इस तरह के रोल करने के बाद तुझे कोई नहीं पहचानेगा।
तो वो वहाँ या तो डिप्रेशन में आ जाता है या वापस आ जाता है। ये दो ही कारण होते हैं। और जो लोग इस थिएटर में 3-4 साल 5 साल लगा लेते हैं वो समझ जाते हैं, हम उनके साथ साथ ये चीज़ें बताते हैं ताकि वो बड़े होके अगर इस फील्ड में बहुत अच्छे से कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम डिप्रेशन में ना आए, अपने रास्ते खुद तलाश कर लें कि इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा रोटी कमाने के लिए। तो वो रास्ते उसके पास होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वहाँ गए और माँ बाप को चकमा दिया, माँ बाप से पैसे लिए, पैसा ख़राब किया, फिर वापस आके बैठ गया। पेरेंट्स भी सोच रहे हैं क्या करें, उसको समझा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रही कि यार कोई धंधा कर ले, कोई काम। वो बाहर ही नहीं निकल रहा, कहता यार शर्म आती है, लोग पूछेंगे यार वापस क्यों आ गए, हीरो बन गया। तो ये एक बड़ी नेगेटिविटी सी आ जाती है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग बहुत संभल के जाएँ, 4-5 साल कम से कम यहाँ थिएटर करें, कम से कम 4-5 साल। ये लोग कहते हैं कि यार एक्टिंग क्या मुश्किल है, हम कर लेते हैं। फिल्म देखेंगे तो कहते हैं यार इसने क्या एक्टिंग की है, इससे अच्छी तो मैं ही कर दूं। कहना है, कैमरा सामने आते ही हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ समझाता हूँ कि आप लोग ऐसा सोच के मत करो, आप ये सोचो जितना मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो हम रोटी तो कमा ही लेंगे, इतना पढ़ाई लिखाई कर लो, कोई भी काम करो इतना कर लो कि हम बाद में रोटी पानी कमा सकें। अगर इस फील्ड में हम कामयाब नहीं होते तो हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है जी। लेकिन हर आदमी ये सोचे कि मैं तो एक्टर बनने ही जाऊंगा, ना कोई डायरेक्टर बनना चाहे, ना कोई सिनेमाटोग्राफर बनना चाहे, है ना, तो ना कोई एडिटर बनना चाहे, ना कुछ और, सिर्फ सारे ही एक्टर बनने। और लाखों की भीड़ वहाँ ऐसी ही है जो सिर्फ एक्टर ही बनना चाहते हैं, और बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर वहाँ लाइन में खड़े हैं। तो स्टार हैं, अगर कहीं क्लिक कर जाएंगे तो कई लोग किए भी हैं, कई लोगों ने अच्छा काम भी किया, आए भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ गलत ही गलत है, बहुत अच्छा भी हुआ है, बहुत लोग नए लोगों को काफ़ी चांस भी मिला है और वो आए भी हैं, उन्होंने पर्दे पे एक अच्छा काम भी करके दिखाया है, और समाज को एक अच्छा संदेश भी मिला है, जो हमारा कलाकार समाज है उसको। बिल्कुल सही कहा आपने। फिल्मों की बातें चल रही हैं, मुंबई की बातें चल रही हैं, तो आपने बॉलीवुड की बहुत ही कमाल की फिल्म है जिसे न सिर्फ इंडिया में बल्कि चाइना में भी बहुत सराहा गया था, दंगल, आमिर खान साहब के साथ आपको काम करने का मौका मिला। तो मैं चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करें कि किस तरीके से आपको फिल्म मिली। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उससे पहले मैं 2-3 फिल्में कर चुका था। एक थी मयंक श्रीवास्तव जी के साथ लाइफ आफ्टर डेथ, और एक और मूवी थी। तो ये 2 मूवीज़ मैं उनके साथ कर चुका था। फिर उसके बाद में यहाँ पता लगा कि ऑडिशन होने हैं और दंगल फिल्म के लिए जो आमिर खान सर की है। तो ऑडिशन के लिए मैंने पूरी टीम को, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, रंगमंच के जो भी लोग थे, सबके पास मैसेज भी किया कि आप लोग वहाँ पहुँचो और ऑडिशन दो, पॉजिटिव सोच के दो कि अच्छा ही होगा जो होगा। तो काफ़ी लोगों ने मतलब यहाँ ऑडिशंस दिए। पहले ऑडिशन हुआ, फिर 1 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट आया तो 25 लोग सिलेक्ट हुए। फिर दोबारा ऑडिशन हुआ, फिर उसमें से 8 लोग जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए। फिर 8 लोगों का फिर से ऑडिशन हुआ, फिर 2 लोग सिलेक्ट हुए। तो उसमें बस इस तरह की प्रोसेस से फिर काफ़ी लोगों के बीच से ये प्रोसेस निकला, और उसके बाद में उन्होंने कॉल करके कहा कि आप लोग आप जाइए वहाँ दिल्ली में, आपका कॉस्ट्यूम ट्रायल है। तो कॉस्ट्यूम ट्रायल दे के आ गए। उसके बाद महीने एक बाद फिर पता लगा कि आपका शूट है लुधियाना के अंदर। वहाँ गए, वहाँ इतना बढ़िया माहौल, इतना अच्छा माहौल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस, और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग सभी कलाकारों को बहुत अच्छे से। वहाँ जाने के बाद में इंसान को लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है। मतलब अगर कोई यूथ हो तो वो तो शायद कॉलर ऐसे कर ले ज़मीन पे, आम समथिंग, है ना, क्योंकि वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत मान देते हैं, इज्जत देते हैं। प्रोडक्शन जो उनकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जो टीम है, कमाल है। इतना रिस्पेक्ट, इतना प्रेम, और बहुत अच्छे से उनकी बातचीत, और हर आपकी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे इमीडिएटली। तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में होटल में रुके। होटल में रुकने के बाद में सुबह शूटिंग के लिए बुला लिया, वैनिटी वैन दे दी, और वहीं आपको एक बॉय दे दिया कि आप
बाहर कहीं नहीं जाओगे, आपको जो चीज़ चाहिए वो ला के देगा। तो इस तरह का एक बड़ा अच्छा सा माहौल, खाने पीने की कोई कमी नहीं, हर तरह का पता नहीं कितनी तरह की डिशेज़ और कितनी तरह का खाना, ये सब, और सबके लिए इक्वल। मतलब ऐसा नहीं है कि जूनियर आर्टिस्ट थे तो जूनियर आर्टिस्ट के लिए अलग है, सीनियर आर्टिस्ट है तो जूनियर आर्टिस्ट। हमारा जो है फर्स्ट टेंट जो था वो सीनियर आर्टिस्ट के लिए था, पहला वो, उसके बाद में था उनका टेक्नीशियंस वगैरह का, फिर उसके बाद में ड्राइवर्स वगैरह का, उसके बाद में जूनियर आर्टिस्ट का। वो जूनियर आर्टिस्ट जो आपने देखे होंगे कि वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, जो वो कुश्ती को देखते हैं पीछे खड़े होकर ना, हाँ, तो उनका खाना वहाँ, लेकिन सबका खाना इक्वल, एक जैसा, मतलब किसी के साथ कोई वो नहीं। और वहाँ एक पूरी टीम ही इतनी अच्छी थी, तो आप मान के चलो ना कि ये टीम अच्छी क्यों थी। बिल्कुल। इसके पीछे कौन था, इसके पीछे इनका लीडर कौन था? आमिर खान साहब। आमिर खान साहब। तो वो खुद ही कितने जेंटल पर्सनैलिटी, बहुत प्यार से वहीं हंसते खेलते रहे। वो जो गुड़िया उसमें कुश्ती लड़ती है, वो जो मेन कैरेक्टर है गीता फोगाट, तो वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई टॉफ़ी खा रहे हैं, उससे छीन के खा रहे हैं, कभी उसको खिला रहे हैं, मतलब ये सब चल रहा है वहाँ। और पहले आते ही कुर्ते पजामे में आए, ऐसे घूम के चले गए, लोगों ने हेलो हाय कर दी और वापस चले गए। बाद में फिर वो अपना गेटअप में आ गए, तो उसके बाद में शूट शुरू हुआ। और वहाँ का जो डीओपी थे वो बहुत बढ़िया, मतलब वहाँ की पूरी टीम ने, जब मेरा पहला शॉट हुआ तो पूरी टीम मुझे बधाई देने के लिए आई कि सर बहुत अच्छा एक शॉट हुआ। तो मतलब एक मन के अंदर एक बड़ी वो थी कि यार किसके सामने कर रहा हूँ, है ना, एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी नाम है, एक बहुत बड़ी पहचान है आमिर खान सर। तो उनके सामने खड़े हुए, जब पहले डायरेक्टर ने आके कहा कि एक रिहर्सल करें, तो करते हैं सर, तो बोलो डायलॉग्स। तो मैंने डायलॉग्स बोले, कहता क्या सोच के तैयार किए? मैं कहा सर ये नेगेटिव कैरेक्टर है और ये इसलिए मना कर रहा है कि इसको कुछ पहुंचा नहीं है। अरे नहीं, ये गड़बड़ हुई ये उल्टा कैरेक्टर है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर है और ये सही कह रहा है कि यार देख गुड़िया सी है, छोटी सी, जेन्युइन राय थी और वो बहुत पॉजिटिव है, तो अब बोल के दिखाओ। तो मैंने दोबारा से फिर उसको पॉजिटिव कैरेक्टर के उससे बोला, तो कहता हाँ मुझे ये चाहिए। तो एक बार फिर कर लेते हैं, एक बार फिर किया, क्या लगे डन, ओके। वो चले गए, इतने में आमिर खान सर आए। आमिर खान ने कहा कि तैयार? मैं कहा हाँ जी तैयार। एक रिहर्सल करें? कर लेते हैं। एक रिहर्सल उनके साथ की तो वो हंस पड़े, जैसे ही डायलॉग खत्म हुआ तो हंस पड़े। कहते गुड, उधर डायरेक्टर को कह दिया ओके डन, शुरू करो। तो इस तरह से मतलब वो अच्छा गया शॉट और वो उसमें दिखता भी है। ये लोग सामने कोई ऐसा खड़ा हो और तो वैसे भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, एक इंस्पिरेशन मिलती है कहीं ना कहीं कुछ बेटर करने की। लेकिन वो पूरी टीम ही, चाहे वो प्रोडक्शन टीम थी, चाहे वो डायरेक्शन टीम थी, डायरेक्टर साहब इतने सॉफ्ट। मैं नहीं पहचानता था जब मैं पहली बार जब वहाँ गया, मुझे नहीं पता था कि ये डायरेक्टर हैं। मेरे पास से निकल गए, एक हवाई चप्पल सी डाली हुई उन्होंने और बहुत सिंपली आ रहे हैं, का पता नहीं कौन है वो। तो बाद में बताया, मैंने कहा प्रोडक्शन की लड़कियां आ रही थी तो मैंने पूछा ये सर कौन थे? बोला आपको नहीं बताइए डायरेक्टर यही तो हैं सर। अरे बाप रे। तो उसके बाद मतलब ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग, कहीं ईगो नहीं, मतलब कहीं कमाल, मतलब उस बंदे को, और इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतने प्यार से समझाने वाला। बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के ना। तो मज़ा आया, मतलब खूब। 5 दिन काम किया वहाँ, 2 दिन एक बार किया, फिर वापस आ गया, 2 दिन फिर किया, फिर 1 दिन। बहुत मज़ा आया, मतलब उनके साथ काम करके। पूरी टीम की मैं आज भी तारीफ़ करते नहीं थकता। बहुत प्यार, बहुत अपनापन। मैं कहता हूँ ऐसे प्रोडक्शन हाउस में बंदा जाके एक्टर ना हो के भी एक्टर हो जाएगा, इतना बढ़िया माहौल है। उसके बाद आपने 16 दूनी 8 जो कि अभी आगे आने वाली है, और उसमें भी आपने काम किया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। 16 दूनी 8 में हरिओम जी ने कास्टिंग की थी, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया, ऑडिशन वगैरह लिया। यहीं हिसार में ही ऑडिशन हुआ। तो उसके बाद जैसे भी जो हो पाया, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, तो आपने करना तैयार रहना। ठीक है। तो वो एक अलग सा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह से यहाँ हिसार के आसपास ही सारी शूटिंग थी। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने काम बहुत किया हुआ है, जो डायरेक्टर हैं उन्होंने
संदीप बसवाना जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम टीवी पे उनका काम काफ़ी लोगों ने सराहा है और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो उसी तरह से उनका एक वो था कि हरियाणा के लिए कुछ करना है, तो हरियाणवी संस्कृति को लेके हरियाणा की जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, जो सरपंच ज़मींदार और वो इस तरह की जो गांव में रहती है ना वो चीज़ें, वो गांव का जो उठाया ना उन्होंने, हाँ वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने उठाया और बड़े वाइड फ्रेम पे उन्होंने बड़े उस पर जैसे बॉलीवुड लेवल पे उसको मतलब वो किया शूट उन्होंने और बहुत मज़ेदार। मतलब उनका एक एक जो शॉट देखते थे हम तो लगता था कि मतलब रिच लुक के साथ, आप जब आएगी फिल्म आप देखना आपको खुद लगेगा कि यार कमाल किया है ना। तो हिसार के बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हिसार में फिल्म बन रही है और हिसार में कलाकारों की कमी नहीं, तो हिसार के बहुत सारे कलाकार उस फिल्म के अंदर हैं, देखने को मिलेगा और बड़ा मज़ा आएगा लोगों को, उनको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए मैंने इस इंटरव्यू के शुरुआत में कहा था कि हिसार शहर की धरती कलाकारों की धरती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल जैसे हम शुरुआती दौर में हमने इस इंटरव्यू में बात की थी, मुझे मैरी कॉम बनना है, तो जो हमारे दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं तो किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? मुझे मैरी कॉम बनना है चल रहा है ZEE5 दूरदर्शन नेशनल पे और MX प्लेयर पे, और एक चैनल और है, 4 चैनल्स पे एक साथ शाम को 6 बजे सैटरडे और संडे 2 दिन जो है एक वीक में वो चलता है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग देखें, एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, अच्छा सीरियल बना है, इसको फिल्म में भी कन्वर्ट हो सकता था, सब कुछ था, लेकिन एक सीरियल में रखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग देखेंगे और उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगी, और ख़ासकर यूथ को ज़रूर देखना चाहिए कि यूथ के लिए ये मोटिवेशनल है और कुछ करने का जिनमें जज्बा है उन सबको देखनी चाहिए। और मैं फिर से एक बार अशोक त्यागी जी को फिर से थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनने का अवसर दिया, और आगे जो भी काम होगा तो मैं चाहूँगा कि वो लोग मुझे याद रखें और मैं उनके साथ फिर से काम करूँ। ऐसे ही जितने भी निर्देशक जिनके साथ मैंने काम किया है, जैसे मयंक श्रीवास्तव सर हैं, या संदीप बसवाना जी हैं, या जो दंगल के हैं अपना नीतीश जी, उनके साथ, और मनीष मदानसर के साथ, ऐसे मतलब ये लोग पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स के अंदर ऐसी कई खूबियाँ होती हैं जो आम इंसान के अंदर नहीं होती हैं। ये लोग आपको बांध लेते हैं, मतलब आपको ऐसा जोड़ लेते हैं कि आप उनको छोड़ नहीं पाते। बिल्कुल। और वास्तव में ये लोग बहुत काबिल हैं, बहुत इन्होंने काम भी किया है, और एक क्रिएटिविटी जो है ना जो चाहिए होती है एक डायरेक्टर के अंदर अच्छी फिल्म बनाने के लिए, ये इन सब डायरेक्टर्स में रही है। और मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत मेहनती हैं ये लोग, और हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं जितनी मेहनत ये लोग करते हैं। तभी शायद वो इस मुकाम पर आज हैं। हाँ जी, तभी शायद वो इस मुकाम पर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी इस मुकाम पे हैं। लोग उनको मानते हैं, लोग सैल्यूट करते हैं उनको कि हाँ आपने अच्छा काम किया है। देखो फिल्में बहुत सारी फिल्में डब्बा बंद पड़ी हैं। बिल्कुल। 3-4 फिल्में तो मेरी हैं, जैसे आपका वो लाइफ आफ्टर डेथ डब्बा बंद पड़ी है, एक भाई की शादी डब्बा बंद ये पड़ी है, एक चिरैया ए राम है वो डब्बा बंद पड़ी है। तो ये कुछ नहीं पता होता है कि क्या होगा, इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना पैसा लगा के फिल्म को तैयार किया जाता है, लेकिन उसका क्या होता है पता नहीं लगता। लेकिन जो लोग तैयार करके उसको पर्दे तक ले आते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि सच में मतलब उनके अंदर कोई दैवीय ताकत थी। बिल्कुल। इतना मेहनत, इतनी लगन, आपको फिल्म बन जाती है। फिल्म बनने के बाद जितना फिल्म पे खर्चा होता है उससे ज़्यादा खर्चा उसकी प्रमोशन पे जाता है, प्रमोशन पे, रिलीज पे लगता है। पैसा भी बहुत ज़रूरी है। और ये लोग किस तरह से कर पाते हैं और किस तरह से सब कलाकारों को साथ लेके उनका पूरा ध्यान रखते हुए ये लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो तभी तो ये सैल्यूट तो इन्हीं को बनता है। बिल्कुल ठीक बात है लोकेश जी, बहुत सारी बातें हुई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और मैं आज सोच सकता हूँ कि इस इंटरव्यू से बहुत सारे नए कलाकारों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चिराग टाइम्स को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू
मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहूँगा ये जो भी आपने इंटरव्यू किया, ये मैंने समझता कि मेरे लिए था, ये मेरे गुरुजनों के लिए, राजीव मनचंदा जी को मैं वो करता हूँ। और दूसरा, जितने भी डायरेक्टर्स रहे हैं मैं उनको समर्पित करता हूँ इस पूरे इंटरव्यू को, और चाहूँगा कि जो लोग इस कला से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी कला से जुड़ना चाहते हैं, वो पहले अपने अंदर झांकें, उनको पूरा तैयार करें खुद को, और फिर इस लाइन पे आएँ और पॉजिटिव रह के आएँ, अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना जाएं, परिवार को, अपने पेरेंट्स को तंग ना करें, अच्छी एजुकेशन लें, साथ साथ पढ़ाई करें, साथ साथ थिएटर करें या दूसरी आर्ट को जोड़ लें। तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं है कि वो कामयाब ना हो, और बॉम्बे जाने की जल्दी ना करें, पहले ये सोच के पहले सीख लें। 4 साल 5 साल, यार एक BA बैचलर ऑफ आर्ट्स 10+2 और फिर 3 5 साल तो ये ले लेती है, तो हम 5 साल थिएटर को क्यों नहीं दें? ये भी तो आर्ट है, वो बैचलर ऑफ आर्ट है, हम बैचलर ऑफ आर्ट तो हो जाएं। 5 साल ही है, फिर उसके बाद आप कहते हो मेरे को तो मास्टर बनना है, तो 2 साल की MA है, तो आप 2 साल वो भी लगाओ, तो 5 और 2 7 साल अगर आप किसी आर्ट में लगाओगे तभी तो मास्टर ऑफ आर्ट्स कहलाओगे। बिल्कुल ठीक। तो कोई भी आर्ट है तो उसके लिए टाइम देना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और दोस्तों, आज आपने जाना कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ही थिएटर करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लाइफ में चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने जाना लोकेश मोहन जी से, और फिर होगी आपसे मुलाकात किसी न किसी नई शख्सियत के साथ। देखते रहिएगा चिराग टाइम्स।